तो चलिए आज बिहार के ऐतिहासिक सफर की गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। बिहार का इतिहास बहुत ही परतों वाला है। हाँ, और जो स्रोत हमें मिले हैं वो भी यही दिखाते हैं। प्राचीन काल से आज तक की एक एक जटिल कहानी है। बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि इस कहानी की कुछ अहम मोड़ समझें, वो बातें जिन्होंने बिहार को वो बनाया जो वो आज है। सही। तो शुरुआत कहाँ से करें? मगध? हाँ, मगध से ही करते हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हम्म। ये वो जगह थी जहां से हर्यक, नंद, मौर्य और फिर गुप्त जैसे बड़े राजवंशों ने शासन किया। हाँ, और मौर्य और गुप्त तो अखिल भारतीय साम्राज्य थे जिनका केंद्र यहीं था। बिल्कुल। स्रोतों में गुप्त काल को अक्सर स्वर्णयुग कहा जाता है। हाँ, ये बात आती है। पर यह भी दिलचस्प है कि स्रोत बताते हैं कि इस स्वर्ण युग में भी सामाजिक असमानताएं थी, जो शायद भव्य उपाधियों के पीछे छिप जाती हैं कभी-कभी। ये बहुत सही नुक्ता उठाया आपने। और देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं था। हाँ, धर्मों की भी बात है। बिल्कुल। इसी धरती पर बुद्ध को बोधगया में ज्ञान मिला। और महावीर का जन्म वैशाली में हुआ। हाँ, और वैशाली का जिक्र खास है क्योंकि वो दुनिया के शुरुआती गणराज्यों में से एक था। लिच्छवी गणराज्य। मतलब वहाँ राजा वाला सिस्टम नहीं था। नहीं, वंशानुगत राजा नहीं, एक चुनी हुई सभा शासन करती थी। सोचिए उस जमाने के हिसाब से कितना क्रांतिकारी विचार था ये। वाकई। अच्छा, साम्राज्य और धर्म के अलावा ज्ञान की बात भी जरूरी है। ओह हाँ, नालंदा और विक्रमशिला। इनकी तो बात ही अलग है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं, ये ग्लोबल सेंटर थे लर्निंग के। हाँ, चीन, तिब्बत, कोरिया, कहाँ से लोग आते थे पढ़ने। कहते हैं नालंदा की लाइब्रेरी तो अद्भुत थी। बिल्कुल। फिर मध्यकाल आया, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल। हाँ, उस दौर में भी बिहार एक महत्वपूर्ण सूबा प्रांत बना रहा। और ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं थे। इस दौर में आप देखेंगे कि सूफी संतों का काफी प्रभाव पड़ा। अच्छा। एक मिली जुली संस्कृति, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो विकसित हुई, जिसकी झलक आज भी मिलती होगी वहाँ। हाँ बिल्कुल। संगीत में, भाषा में, रहन सहन में दिखती है। कई स्रोत इस कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं। फिर आता है औपनिवेशिक काल, बक्सर की लड़ाई 1764। हाँ, एक अहम तारीख। हाँ, इसे बस एक तारीख की तरह याद रखते हैं, पर ये वो मोड़ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल यहाँ पक्का हो गया। और इसके नतीजे बहुत गहरे हुए, खासकर अर्थव्यवस्था पर, खेती पर। कुछ दस्तावेज बताते हैं ये। सही। और इसी माहौल में बिहार स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा गढ़ बना। निश्चित रूप से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जयप्रकाश नारायण, जेपी। हाँ, जेपी, और 1857 के हीरो वीर कुंवर सिंह, ये सब यहीं की मिट्टी से थे। और ये सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं है, जमीनी स्तर पर भी आंदोलन काफी मजबूत था यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आम लोगों की भागीदारी बहुत थी। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, आजादी मिली, 1950 में बिहार राज्य बना। हाँ। फिर साल 2000 में दक्षिणी हिस्सा अलग होकर झारखंड बन गया। हाँ, वो एक बड़ा बदलाव था, भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों से हुआ। उस विभाजन ने भी दोनों राज्यों को प्रभावित किया होगा, है ना? हाँ, उसके असर का अध्ययन भी अपने आप में एक विषय है। तो आज के बिहार को देखें तो हाँ, एक तरफ तो इतनी रिच सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक स्थल है। हाँ, वो तो है ही। पर दूसरी तरफ गरीबी, पलायन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। हाँ, ये भी सच है। कुछ विश्लेषण इन चुनौतियों को पुरानी आर्थिक नीतियों से या भूमि सुधार जो ठीक से नहीं हुए उनसे जोड़ते हैं। हाँ, ऐतिहासिक जड़ों तक जाते हैं कुछ विश्लेषण। पर यह भी सच है कि आज भी बिहार सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए या राजनीतिक चेतना के लिए एक बहुत उर्वर भूमि है। मतलब एक अनोखा मिश्रण है। बिल्कुल। तो मगध के गौरव से लेकर नालंदा के ज्ञान तक, फिर स्वतंत्रता संग्राम की आग, और आज की जो चुनौतियां और संभावनाएं हैं, बिहार का ये सफर वाकई में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। हमने कोशिश की कि जो स्रोत थे उनसे कुछ खास धागे निकालकर सामने रखें। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि किसी जगह की इतनी गहरी, इतनी जटिल ऐतिहासिक विरासत उसके आज को कैसे बनाती है। सही। और भविष्य की राह तय करने में, खासकर जब वो आज की मुश्किलों से जूझ रहा हो, तो इस विरासत की क्या भूमिका हो सकती है। ये सवाल वाकई सोचने वाला है।